दोस्तों, भारत की रक्षा और एयरोस्पेस इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिस पर भारत कई वर्षों से काम कर रहा है। एक ऐसा इंजन जो भविष्य में भारत के ड्रोन और कई एडवांस एरियल प्लेटफॉर्म को ताकत दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्राई कावेरी इंजन प्रोग्राम की। हाल ही में गोदरेज एरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के एक बहुत बड़े अधिकारी को आमंत्रित किया था और उसके बाद से कुछ बड़ी चीजें सामने निकल के आई हैं। और गोदरेज एयरोस्पेस किस प्रकार से इंजन टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, इसका प्रमाण भी हमें देखने को मिला। तो पहले हम यही बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईने हिंदी, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं गोदरेज एयरोस्पेस से आई एक बड़ी रिपोर्ट के बारे में। हाल ही में गोदरेज एयरोस्पेस ने भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर को अपने मुंबई स्थित एडवांस्ड एरोस्पेस फैसिलिटी का दौरा करवाया था। और इस दौरे के दौरान पहली बार ड्राई कावेरी इंजन के कई महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स को शोकेस किया गया। तो आखिरकार ड्राई कावेरी इंजन इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है, और गोदरेज एरोस्पेस इसमें क्या भूमिका निभा रही है, इस वीडियो में आइए पहले यही समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, भारत लंबे समय से अपने स्वदेशी जेट इंजन को विकसित करने की कोशिश कर रहा है। ये शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, क्योंकि किसी भी आधुनिक फाइटर जेट या हाई टेक एयरक्राफ्ट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसका इंजन होता है। आप एयरफ्रेम बना सकते हैं, रेडार बना सकते हैं, मिसाइल बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास जेट इंजन नहीं है तो आप पूरी तरीके से आत्मनिर्भर नहीं माने जाते। यही कारण है कि भारत ने कई साल पहले कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत करी थी। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था भारत के लिए एक टर्बोफैन इंजन विकसित करना जो पूर्णतः स्वदेशी हो। हालांकि शुरुआती चरणों में इस प्रोजेक्ट को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। थ्रस्ट की समस्याएं आई, वजन काफी ज्यादा था और इंजन की विश्वसनीयता को लेकर कई कठिनाइयां सामने आई। लेकिन भारत ने इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया, बल्कि अब कावेरी प्रोग्राम को एक नए तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। और इसी का हिस्सा है ड्राई कावेरी इंजन यानी केडीई। केडीई को हम ये मानते हैं कि पहले ये घातक यूकैप का पावर करेगा और भविष्य में इसके फर्दर इटरेशन हमें देखने को मिलते हैं। सामान्य भाषा में समझें तो ये इंजन बिना आफ्टर बर्नर कॉन्फ़िगरेशन के तैयार किया जा रहा है, यानी ये इंजन मुख्य रूप से अनमैन कॉम्बैट व्हीकल, इसके अलावा जो दूसरे प्लेटफॉर्म है उनमें यूज किया जाएगा। भारत के भविष्य के स्टेल्थ यूकैप प्रोग्राम जैसे घातक यूकैप के लिए ये इंजन किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। और अब बात करते हैं हाल ही में हुए इस महत्वपूर्ण दौरे की जो आशुतोष दीक्षित सर ने किया है। इसको इतना ज्यादा हाइप क्यों दी जा रही है वो समझने की कोशिश करते हैं। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित सर ने गोदरेज एरोस्पेस की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का दौरा किया। इस दौरान कंपनी ने उन्हें अपने स्वदेशी एरोस्पेस निर्माण क्षमता के बारे में जानकारी दी। लेकिन सबसे बड़ा आकर्षण था ड्राई कावेरी इंजन के D3 और D4 कंपोनेंट्स की प्रस्तुति। गोदरेज एरोस्पेस ने इंजन के कई महत्वपूर्ण हिस्से दिखाए, जिसमें शामिल थे फैन सेक्शन, एनुलर कंबस्टर, इसके अलावा कंबस्टर केसिंग। ये सभी हाई प्रिसीजन कंपोनेंट्स हैं जिन्हें बनाना बेहद जटिल माना जाता है, क्योंकि जेट इंजन के अंदर का तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। ऐसे में इंजन के हर सेक्शन को एक्सट्रीम हीट, प्रेशर और वाइब्रेशन झेलने के लिए डिजाइन करना पड़ता है। और यही वजह है कि दुनिया के बहुत कम देशों के पास जेट इंजन बनाने की क्षमता है। लेकिन अब भारत धीरे धीरे इस क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। गोदरेज एरोस्पेस की बात करें तो ये कंपनी भारत की प्रमुख प्राइवेट एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में शामिल हो चुकी है। ये कंपनी सिर्फ इंजन पार्ट्स ही नहीं बनाती, बल्कि लॉन्च व्हीकल हो गई, सैटेलाइट सिस्टम हो गए और कई स्ट्रेटेजिक डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के लिए ये कंपोनेंट्स का निर्माण करती है। यानी भारत की प्राइवेट इंडस्ट्री भी डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है और ये आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। पहले भारत को क्रिटिकल एरोस्पेस कंपोनेंट्स के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब धीरे धीरे देश के अंदर ही प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिकेशन, propulsion टेक्नोलॉजी विकसित की जा रही है। इससे सिर्फ डिफेंस कैपेबिलिटी ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि भारत की ग्लोबल एरोस्पेस सप्लाई चेन में एक मजबूत स्थिति को तैयार किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ड्राई कावेरी इंजन भविष्य के भारत के कॉम्बैट ड्रोन्स की और फाइटर जेट्स की में बढ़ेगा? जी हाँ, निसंदेह बन सकता है, क्योंकि गोदरेज एरोस्पेस को लेकर आपको पता होना चाहिए ये वही कंपनी है जो सिर्फ अब घातक के लिए नहीं काम कर रही है, बल्कि गोदरेज एरोस्पेस को 120 किलोटन के एम का प्रोग्राम के लिए भी बहुत प्रबल दावेदार माना जा रहा है कि यही वो कंपनी है जो मिलकर काम करेगी और इंजन का निर्माण करेगी। फिलहाल GTR ने खुद कंफर्म कर दिया है कि गोदरेज के कंधे पर अभी बड़ी जिम्मेदारियां आने वाली हैं और ये जिम्मेदारी कावेरी 2.0 के रूप में होने वाली है। यानी कि सफर सिर्फ हमारा जो ड्राई कावेरी इंजन है यहाँ तक रुकने नहीं वाला है, अभी इन्हें और ज्यादा इंजन प्रोग्राम्स पर काम करना है।
और आशुतोष दीक्षित सर का दौरा यह दिखाता है कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं और समय पर डिलीवरी करके यह साबित कर रही है कि इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट को वो बहुत कम समय में पूरा कर सकती है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 20 मिनट तक लगातार चलता हुआ स्क्रैमजेट इंजन, मैक 5 से ज़्यादा की गति और 2000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज वाली भविष्य की हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। दोस्तों, भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है, जहां पर डीआरडीओ के डीआरडीएल लैब ने सफलतापूर्वक एक इंडिजिनस स्क्रैमजेट कंबस्टर का लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट पूरा किया है। ये अचीवमेंट सिर्फ एक इंजन टेस्ट की नहीं है, बल्कि भारत के भविष्य के हाइपरसोनिक वेपन प्रोग्राम की फाउंडेशन मानी जा रही है। और इसमें हम यहाँ पर समझें कि स्क्रैमजेट इंजन टेक्नोलॉजी क्या है, इतनी महत्वपूर्ण क्या है और कैसे भविष्य में 3 हाइपरसोनिक मिसाइल हमें मिल सकती है। आइए जानते हैं। स्क्रैमजेट इंजन के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये जो सामान्य जेट इंजन है वो सबसोनिक या सुपरसोनिक की स्पीड पर काम करते हैं, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन जो है वो जो मैक 5 की स्पीड है वो अचीव कर सकता है। ये ट्रेडिशनल इंजन से अलग होता है। स्क्रैमजेट का पूरा नाम है सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट। इस टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते। इंजन इनकमिंग एयर को खुद स्पीड से कंप्रेस करता है और फिर इस कंप्रेस्ड एयर में फ्यूल इंजेक्ट करके सुपरसोनिक कंबशन कराया जाता है। यानी मिसाइल जितनी तेज उड़ती है, इंजन ही उतना ही तेज एफिशिएंट बनता जाता है। हाइपरसोनिक वेपन के लिए ये टेक्नोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब डीआरडीओ ने हासिल ये किया है कि डीआरडीएल लैब ने बेसिकली 9 मई 2026 को एक्टिवली कूल्ड फुल स्केल स्क्रैमजेट कंबस्टर का टेस्ट किया है। बड़ी बात यह है कि ये कंबस्टर लगातार 1200 सेकेंड यानी पूरे 20 मिनट तक स्टेबल कंबशन मेंटेन करने में सफल रहा। हाइपरसोनिक वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा माइलस्टोन माना जाता है, क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड पर टेम्परेचर हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतने एक्सट्रीम हीट में इंजन को स्टेबल रखना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन डीआरडीओ ने थर्मल मैनेजमेंट, फ्यूल एयर मिक्सिंग, कंबशन स्टेबिलिटी, कूलिंग सिस्टम को सक्सेसफुली वैलिडेट कर दिया है। अब एक्टिवली कंबस्टर जो है ये खास क्यों है? क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड पर फ्रिक्शन की वजह से मिसाइल पर जो आउटर बॉडी और इंजन में बहुत ज़्यादा गर्मी हमें देखने को मिल जाती है, और अगर कूलिंग ना हो तो स्ट्रक्चर मेल्ट हो सकता है। डीआरडीओ ने जिस कंबस्टर का टेस्ट किया है उस पर एडवांस कूलिंग चैनल्स का इस्तेमाल किया गया है, और ये सिस्टम एक्सट्रीम हीट को कंट्रोल करता है और इंजन को लंबे समय तक ऑपरेशनल बनाए रखता है। यानी भारत अब शॉर्ट बस्ट हाइपरसोनिक फ्लाइट नहीं बल्कि सस्टेन्ड हाइपरसोनिक क्रूज कैपेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है। अब बात करते हैं उस मिसाइल की रेंज की जो इस इंजन से बन सकती है। अगर ये 1200 सेकेंड रन टाइम फ्यूचर वे ऑपरेशनल मिसाइल में ट्रांसलेट होता है तो थ्योरेटिकल रेंज काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अनुमान के हिसाब से अगर मैक 5 स्पीड पर मिसाइल तकरीबन 2058 किलोमीटर तक जा सकती है, मैक 6 पर रेंज तकरीबन 2470 किलोमीटर हो सकती है और मैक 7 पर यह मिसाइल की रेंज 2881 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। यानी भारत फ्यूचर में ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल्स विकसित कर सकता है जो अलग अलग रेंज को ऑफर कर सकती है, अलग अलग स्पीड के हिसाब से, जो तेज भी होंगी, मनरेबल भी होंगी और ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने में पूर्णतया सक्षम होने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।